हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों एजीटीए का एग्ज़ाम जो है 9 अगस्त को लग चुका है। ठीक है, तो अगर बात करें तो दोस्तों बहुत ही कम समय बचा है। इस समय आप सबसे ज़्यादा रिवीजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, और ज़्यादा आलतू फालतू के चक्कर में दोस्तों ना पड़ें। ठीक है, जितना भी है बस उसी का रिवीजन करें और मॉक टेस्ट लगाएं, प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि यूथ बुक की जो है मैराथन करा दीजिए। तो दोस्तों आज हम यूथ कंपटीशन बुक की जो है मतलब यूथ पब्लिकेशन बुक की हम आज मैराथन कराने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले दोस्तों इस बुक की आज जो है सॉयल साइंस की मैराथन कराने वाले हैं। ठीक है, कौन सी? सॉयल साइंस की। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है सॉयल साइंस के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इसमें सॉयल साइंस के 3 चैप्टर दिए गए हैं। ठीक है, कितने? 3 चैप्टर दिए गए हैं। पहला है मृदा का निर्माण, मृदा के प्रकार, पीएच, मृदा जल एवं मृदा के भौतिक गुण। तो लगभग इसमें दोस्तों लगभग 500 प्लस क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम 3 दिन में तीनों टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा सॉइल साइंस में मृदा का निर्माण, मृदा के प्रकार, पीएच, मृदा जल एवं मृदा के भौतिक गुण। तो इस टॉपिक के हम आज सभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि मृदा बनी है, मृदा किससे बनी है। थोड़ा सा इसको जो है जूम करते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मृदा बनी है। तो मृदा दोस्तों जल, ठोस व गैस तीनों से बनी है। किससे बनी है? जल, ठोस व गैस तीनों से बनी है। ठीक है, इसका देखते हैं डिस्क्रिप्शन की मृदा पानी, ठोस व गैस तीनों से मिलकर बनी है। जिसमें दोस्तों जल 25%, कार्बनिक पदार्थ 5%, वायु 25% और खनिज पदार्थ जो है 45% पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि क्रांतिक मृदा परीक्षण स्तर प्रस्ताव किसने दिया। ठीक है, यानी कि क्रिटिकल सॉइल टेस्ट लेवल अप्रोच वाज गिवन बाई। तो किसने दिया था? केट और नेल्सन ने दिया था। ठीक है, कब दिया था? 1995 में जो है इन्होंने जो है क्रांतिक मृदा परीक्षण स्तर प्रस्ताव दिया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नहरों के आसपास वाली भूमियां निम्न में से किस प्रकार की हो जाती हैं। तो अगर बात करें नहर के आसपास वाली जो भूमियां कैसी हो जाती हैं? लवणी हो जाती हैं। कैसी हो जाती है? सेलाइन सॉयल हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। जिस क्वेश्चन का दोस्तों हमें लगेगा कि इसका डिस्क्रिप्शन इम्पोर्टेंट है तो हम केवल उसी का जो है डिस्क्रिप्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन का जो है डिस्क्रिप्शन डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, काफ़ी दोस्तों इसमें क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि प्राथमिक एवं द्वितीयक मृदा कणों के विन्यास को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सॉयल स्ट्रक्चर, मृदा संरचना। ठीक है, यानी कि मृदा के प्राथमिक और द्वितीयक कणों के विन्यास को क्या कहते हैं? सॉयल स्ट्रक्चर कहते हैं, मृदा संरचना कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लाल मृदाएं मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं। तो जो लाल मृदाएं हैं मुख्य रूप से दोस्तों तमिलनाडु में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? तमिलनाडु में पाई जाती हैं। अगर बात करें यूपी में जो है लाल मृदाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो यूपी में मिर्ज़ापुर में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में बात करें तो मिर्ज़ापुर में। ठीक है, मिर्ज़ापुर में आपको लाल मृदा देखने को मिलेगी, झांसी में और कुछ क्षेत्र बांदा में। ठीक है, झांसी और बांदा में जो है आपको लाल मृदा देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु में जो है मुख्यतः लाल मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि
किसका प्रयोग क्षारीय भूमि सुधार में होता है, यानी कि क्षारीय भूमि की सुधार के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो अगर भूमि क्षारीय है तो क्षारीय भूमि में हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं, किसका, जिप्सम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर मृदा अम्लीय है, अम्लीय मृदा में हम चूना का प्रयोग करते हैं, क्षारीय मृदा में जिप्सम का प्रयोग करते हैं। अगर मृदा लवणीय है तो उसमें जो उसको सुधारने के लिए जो है पायराइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों जिप्सम का जो है सूत्र याद कर लेना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की पीट मृदा सामान्यतः निरूपित की जाती है, ठीक है। तो पीट मृदा क्या होती है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है काली, भारी एवं अम्लीय मृदा। कैसी, काली, भारी एवं अम्लीय मृदा सामान्यतः पीट मृदा को मृदा को कहते हैं, ठीक है। आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि पीट मृदा काली, भारी एवं अम्लीय मृदा को सामान्यतः कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पुरानी एल्यूवियल मृदा कहलाती है क्या। तो पुरानी जो एल्यूवियल मृदा है वो क्या कहलाती है, बांगर, यानी कि पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर कहलाती है। और नवीन जलोढ़ मृदा जो है खादर कहलाती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सही कथन का पता लगाएं, सही कथन का पता लगाएं। तो पहला ऑप्शन है कि क्वार्टेज वर्गीकृत है, ठीक, एक टेक्टोसिलिकेट खनिज के रूप में, तो बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर है पहला ही कथन इसका सही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण है कौन सा। तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, डिओराइट, ठीक है। यहाँ पर हम इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है कि आग्नेय चट्टान के उदाहरण कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट, गैब्रो, सिनाइट, ग्रेनोडायोराइट और पेरिडोटाइट। ये दोस्तों आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल है। फिर देखते हैं रूपांतरित चट्टान के एग्जाम्पल। तो रूपांतरित चट्टान के एग्जाम्पल है सिस्ट, नीस, क्वार्टेज और संगमरमर। ये जो है रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अधिकांश मृदाओं का स्थूल घनत्व कितना होता है, यानी कि बल्क डेंसिटी, ठीक है, मोस्ट ऑफ द सॉयल, मतलब अधिकांश मृदाओं का जो है बल्क डेंसिटी कितना होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी। वैसे दोस्तों अधिकांश मृदाओं का जो स्थूल घनत्व है कितना होता है 1.33, कितना होता है 1.33, ठीक है, बल्क डेंसिटी होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में जो है आपको बी में ये आपको मात्रा देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एग्जैक्ट जो मात्रा है 1.33, ठीक है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मृदा की अंतर्निहित क्षमता जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, या वह क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसे क्या कहते हैं, सॉयल फर्टिलिटी, ठीक, क्या कहते हैं, सॉयल फर्टिलिटी। देखते हैं इसके जो है ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सॉयल फर्टिलिटी, यानी कि मृदा उर्वरता कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं इसका कि मृदा की अंतर्निहित क्षमता जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है उसे मृदा उर्वरता कहते हैं। और मृदा में अंतर्निहित क्षमता जो
पौधों से अधिकतम अनाज उत्पादन कराता है उसे मृदा उत्पादकता यानी कि सॉयल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि किस पीएच मान पर पौधों में सर्वाधिक वृद्धि होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6.5 से 7.5 पीएच पर जो है पौधों की अच्छी वृद्धि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस पैतृक पदार्थ का परिवहन ग्रेविटी द्वारा होता है। ठीक, किसके द्वारा? ग्रेविटी द्वारा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, कोलिवियर के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, लवणीय मृदाओं की विद्युत चालकता होती है कितनी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, विद्युत चालकता कितनी होती है? 4 ds प्रति मीटर, यानी से इससे अधिक, 4 से अधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मृदा उर्वरता का ह्रास होता है। तो मृदा का उर्वरता का ह्रास किससे होता है? लगातार फसलों के उगाने से जो है मृदा की उर्वरता का ह्रास होता है। अगला क्वेश्चन है मृदा में सिलिका का औसतन प्रतिशत कितना होता है। तो मृदा में सिलिका का जो औसत जो परसेंटेज है कितना होता है? 27%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मृदा निर्माण के निष्क्रिय कारकों में शामिल करते हैं किन्हें। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेरेंट मटेरियल, यानी कि पैतृक पदार्थ जो है मृदा निर्माण के निष्क्रिय कारक हैं। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन। मृदा निर्माण के निष्क्रिय कारक कौन कौन से होते हैं? पैतृक पदार्थ, टोपोग्राफी। अगर एक्टिव फैक्टर की बात करें तो सक्रिय कारक में जलवायु और जीव आ जाते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि मृदा संरक्षण की सस्य विधियाँ कितने प्रतिशत ढाल तक प्रभावी होती हैं। तो सॉयल कंजर्वेशन में एग्रोनॉमिक जो स्लोप होता है कितना होता है? 2%। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2%। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मृदा संरक्षण की सस्य विधियाँ 2% ढाल तक प्रभावी होती हैं। आयम सीढ़ी नुमा खेती का प्रयोग प्रायः 16 से 33% ढलान युक्त क्षेत्रों में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि जल क्षरण की कौन सी किस्म मृदा उर्वरता क्षरण के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो देखते हैं इसका जो है कौन कौन से ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसका दोस्तों राइट आंसर है, वैसे इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीट इरोजन। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आयोग ने जो है इसका राइट आंसर बी माना है। ठीक है, कौन सा? बी माना है। तो हम इसका जो राइट आंसर मानेंगे ऑप्शन ए, सीट इरोजन को, इरोजन को। ठीक है, सीट इरोजन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 की मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है। तो मृदा का जो लाल रंग है हेमेटाइट के कारण होता है। किसके कारण? हेमेटाइट के कारण होता है। हम दोस्तों थोड़ा स्पीड से चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जैविक क्रिया के माध्यम से उपलब्ध पोषक तत्व के रूप में अनुपलब्ध पोषक तत्वों में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इमोबाइलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, निसंचालन कहते हैं। क्या कहते हैं? निसंचालन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस मृदा की धनायन विनिमय धारित, यानी कि CEC, ठीक है, सर्वाधिक होती है, किसकी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चिकनी दोमट की। ठीक है, चिकनी दोमट की जो है धनायन विनिमय क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 है कि मृदा और पादप पृष्ठ से जल की कुल हानि क्या कहलाती है। तो मृदा और पादप पृष्ठ से जल की कुल हानि क्या कहलाती है। वाष्पन वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, क्या कहलाती है। वाष्पन वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है मृदा पर पपड़ी जमना। मृदा पर पपड़ी जमना किस की समस्या है, यानी कि सॉयल ऑर्डर में किस ऑर्डर की समस्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अल्फी सोल। किसकी समस्या है। अल्फी सोल में जो है पपड़ी जमना एक समस्या देखने को मिलती है। अगर बात करें सॉयल ऑर्डर की, ठीक है, तो सॉयल ऑर्डर टोटल कितने हैं। 12 सॉयल ऑर्डर पाए जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि डार्सीज लॉ इज रिलेटेड टू। तो डार्सीज लॉ किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू पोरस मीडियम से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि पौधों को पर्याप्त और उपयुक्त अनुपात में पोषक तत्वों की आपूर्ति करने की मृदा की अंतर्निहित विशेषता है। क्या है। तो क्या है, सॉयल फर्टिलिटी। ठीक है, कौन सी, सॉयल फर्टिलिटी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि भारी मशीनरी के प्रयोग द्वारा मृदा दृढ़ता में क्या जो है देखने को मिलता है। तो भारी मशीनरी के प्रयोग से जो मृदा अपरदनीयता को बढ़ाता है, यानी कि इंक्रीज सॉयल एरोडिटेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सार्वजनिक मृदा ह्रास समीकरण USLE किसके द्वारा प्रस्तावित की गई। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विच मेयर के द्वारा जो है प्रस्तावित की गई है। ठीक है, किसके द्वारा, विच मेयर के द्वारा जो है प्रस्तावित की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि जैव उद्दीपकों के मुख्य 4 समूहों में से कौन जैविक और अजैविक दबावों से रक्षा उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो कौन कराता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमीनो अम्ल या प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। हम दोस्तों जल्द ही UPGK की एक मैराथन लाएंगे, जिसमें दोस्तों हम टोटल 1000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो दोस्तों AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। 1000 क्वेश्चन दोस्तों आपको सिलेबस के अनुसार दोस्तों बनाए गए हैं। ठीक है, और उसमें से आपको 20 क्वेश्चन जरूर दोस्तों देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस भी कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रोगाणुरोधक के साथ जानवरों में संक्रमणों के कुल प्रकारों के उपचारित करने के लिए उपयुक्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्लोरोफार्म। कौन सा, क्लोरोफार्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि प्रोटीन से बने जटिल जैविक यौगिक हैं। तो कौन से, अमीनो अम्ल। कौन से, कि प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने जटिल जैविक यौगिक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि वह जीवाणु जो लेग्यूम के मूल की गांठों में स्थित होने के बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो लेग्यूम में नाइट्रोजन का फिक्सेशन कौन करता है, राइजोबियम। ठीक, राइजोबियम क्या करता है कि वातावरण की नाइट्रोजन का जो है फिक्सेशन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइजोबियम जीवाणु दलहनी फसलों
के जड़ों की गांठों पर स्थिर रहता है तथा वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन का जो है स्थिरीकरण करता है। औसतन जो है 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ठीक है, राइजोबियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि अम्लीय सल्फेट मृदा पर उगाई गई फसल ठीक डैश किस कारण पीड़ित होती है। तो अम्लीय सल्फेट मृदा पर उगाई गई फसल जो है एल्युमिनियम विषाक्तता के कारण पीड़ित होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम टॉक्सिटी के कारण जो है प्रभावित होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि मृदा की जलीय चालकता किसके साथ बदलती है। तो मृदा की जो जलीय चालकता किसके साथ बदलती है, कोश की छिद्रता के साथ, ठीक, कैपिलरी पोरोसिटी के साथ जो है बदलती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि 80 से 100% प्रतिशत रेत, 0.10% गाद और 0 से 10% मृतिका से बनी मृदा सामान्यतः किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बलुई मृदा। कौन सी, बलुई मृदा। अगला क्वेश्चन है, इसमें जो दोस्तों है किस मृदा में कितने परसेंट बालू, कितने परसेंट सिल्ट, कितने परसेंट मृतिका पाई जाती है। तो देखते हैं, बालू में जो है 80 से 100% बालू, 0 से 15% सिल्ट और 0 से 10% मृतिका देखने को मिलती है। बलुई दोमट में 50 से 80 बालू, 0 से 50 सिल्ट और 0 से 20 मृतिका। ये दोस्तों इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्राउन गाल रोग का कारक है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द कैजुअल एजेंट ऑफ ग्राउंड गॉल डिजीज। तो इसका जो राइट आंसर है, देखते हैं, इसका पहला ऑप्शन है एक्रोबैक्टीरियम राइजोबैक्टर, जो कि गलत है। देखते हैं इसका दूसरा ऑप्शन क्या है। इसका दूसरा ऑप्शन है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिंस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मृतिका खनिज का 2:1 प्रकार का नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, केओलिनाइट। ये दोस्तों 1:1 का होता है। कितना, 1:1 का होता है। ठीक है, जबकि इलाइट 2:2 और मोरिनोनाइट ये भी दोस्तों 2:1 का होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 कि अम्लीय भूमियों का प्रबंधन कर सकते हैं किसके द्वारा। तो अम्लीय भूमियों का जो प्रबंधन है चूना युक्त पदार्थों को मिलाकर, क्षारीय उर्वरक का प्रयोग करके, अवरोधी फसल उगाकर जो है हम अम्लीय मृदा को सुधार सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि स्टार्च जब आयोडीन से मिलता है तो कौन सा रंग बनाता है। स्टार्च जब आयोडीन से मिलता है तो कौन सा रंग बनाता है। तो दोस्तों वो रंग बनाता है नीला। कौन सा, नीला रंग बनाता है। ठीक है, स्टार्च जब आयोडीन से मिलता है तो कौन सा रंग बनाता है, नीला रंग बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हेक्सोस शुगर को अल्कोहल में बदलने का कारक है क्या। तो कौन सा है, यीस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सॉयल स्ट्रक्चर किससे संबंधित है। सॉयल स्ट्रक्चर यानी कि मृदा संरचना, मिट्टी के कणों की व्यवस्था मृदा संरचना कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, मृदा संरचना कहलाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि मृदा संरचना मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला पट्टीकार, तिकोनाकार, खंडाकार
और गोलाकार। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक का तोहफा क्या है? तो प्राकृतिक का जो तोहफा है वो खेत या भूमि। ठीक है, भूमि प्राकृतिक का निःशुल्क उपहार है। ठीक है, कैसा है? निःशुल्क उपहार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि लवणता में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो लवणता में उगने वाले हेलोफाइट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट्स प्लांट कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट कहलाते हैं। अगर बात करें कि मरुस्थली स्थान पर, कहाँ? यहाँ पर लिखते हैं मरुस्थली। ठीक है, मरुस्थली स्थान पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? उगने वाले पौधे को जीरोफाइट्स क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है। यहाँ पर देखो लिखा कि मरुस्थलीय स्थान पर उगने वाले पौधे को जीरोफाइट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नांग फनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पौधे फास्फोरस को किस रूप में ग्रहण करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये पर आप डबल स्टार लगा लीजिए। ठीक है, कि पौधे फास्फोरस को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, मोनोफास्फेट के रूप में और डाईफास्फेट के रूप में, दो रूपों में जो है पौधे फास्फोरस को ग्रहण करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नाइट्रोजन को पौधे दो रूप में ग्रहण करते हैं, पहला है अमोनिया के रूप में, दूसरा है नाइट्रेट के रूप में। फिर है फास्फोरस दो प्रकार से। ठीक, पहला मोनोफास्फेट के रूप में, दूसरा डाईफास्फेट के रूप में। बोरान जो है H2BO3 के रूप में, सल्फर सल्फेट के रूप में, कार्बन बाइकार्बोनेट के रूप में, और पानी यानी कि जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है H2O से प्राप्त करते हैं। किससे करते हैं? HO2 से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस प्लांट में कौन सी गैस निकलती है? बायोगैस प्लांट से कौन सी गैस निकलती है? तो बायोगैस प्लांट से जो है दोस्तों मेथेन गैस निकलती है। ठीक है, और दोस्तों मेथेन गैस धान के खेत से भी निकलती है। कहाँ? धान के खेत से भी जो है मेथेन गैस निकलती है। और बायोगैस प्लांट में कौन सी गैस निकलती है? मेथेन गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि मृदा का स्थायी गुण कौन सा है? मृदा का स्थायी गुण कौन सा है जिसे दोस्तों हम बदल नहीं सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सॉयल स्ट्रक्चर। ठीक है, मृदा का गठन। ठीक, इसे दोस्तों हम जो है बदल नहीं सकते, जबकि फर्टिलिटी स्टेटस यानी कि मृदा की उर्वरता को हम बदल सकते हैं, मृदा का पीएच भी हम बदल सकते हैं, मृदा की संरचना को भी हम दोस्तों बदल सकते हैं, लेकिन मृदा का जो टेक्सचर है उससे दोस्तों हम नहीं बदल सकते। वो एक स्थायी गुण है। ठीक है, कैसा है? परमानेंट कैरेक्टर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि जल के समान अणुओं के बीच कार्यकृत बल क्या कहलाता है? यानी कि जल के समान अणुओं के बीच कार्यकृत क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहते हैं? संसंजक बल। ठीक है, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स यानी कि संसंजक बल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि पूर्ण रूप से अवशोषित बैटरी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो कितना होता है? 1.28। ठीक है, कितना होता है? 1.28। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 0.2 कैलोरी प्रति ग्राम ऊष्मा किस प्रकार की मृदा की होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो होती है गीली मृदा की। किसकी होती है? गीली मृदा की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
गीली मृदा की ऊष्मा कितनी होती है? 0.2 कैलोरी प्रति ग्राम। और जल की गुप्त ऊष्मा 1 होती है। शुष्क मृदा में 0.1 होती है। और मृदा में गुप्त ऊष्मा पानी की मात्रा बढ़ने से बढ़ती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पानी में किसी पदार्थ के घुलने से आयन उत्पन्न होते हैं? कौन से? तो H+ आयन। ठीक है, कौन से? H+ आयन उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य नहीं है? कौन सत्य नहीं है? मृदा उर्वरता का परीक्षण रासायनिक विधियों द्वारा किया जा सकता है। बिल्कुल सही, कर सकते हैं। मृदा उत्पादकता का परीक्षण रासायनिक विधियों द्वारा किया जा सकता है। बिल्कुल गलत, नहीं किया जा सकता है। उर्वर मृदा का उत्पादक होना आवश्यक नहीं होता है। उत्पादक मृदा का उर्वर होना आवश्यक होता है। तो इसमें कौन सा सत्य नहीं है? तो ऑप्शन बी जो है सत्य नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव को अधिकतम तापमान पर जीवित रह सकते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव को अधिकतम तापमान पर जीवित रह सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं थर्मोफिल्स। ठीक है, क्या कहते हैं? थर्मोफिल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो अधिक तापमान पर वृद्धि और विकास करते हैं, तो ऐसे जीवों को थर्मोफिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोफिल्स कहते हैं। ठीक है, ये सूक्ष्म जीव प्रायः 45 से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो है वृद्धि करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु भोजी विषाणु है, तो क्या है? जीवाणु और विषाणु। ठीक है, ये कैसे हैं? जीवाणु भोजी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पायराइट मुख्यतः पाया जाता है, तो पायराइट दोस्तों कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पायराइट पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 कि मृदा उर्वरता का ह्रास होता है, किससे होता है? तो लगातार फसलों के उगाने से। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट चट्टान है, तो ग्रेनाइट जो कैसी है? अग्नेय चट्टान है। ठीक है, ग्रेनाइट क्या है? अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेनाइट के एग्जाम्पल कौन कौन से है। तो अग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल है, ग्रेनाइट है, सिएनाइट है, डायोनाइट है, बेसाल्ट है। और परतदार चट्टान के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सेल है, चूना पत्थर है, रेती है, पत्थर है, कोयला है। और रूपांतरित चट्टान के क्वार्टजाइट है, स्लेट है, संगमरमर। ठीक है। चट्टान दोस्तों 3 प्रकार की पाई जाती है, एक अग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान और परतदार चट्टान। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं तीनों चट्टान के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मूंगफली की खेती में किस संवर्धन को प्राथमिकता देनी चाहिए? तो मूंगफली खेती में राइजोबियम कल्चर को जो है प्राथमिकता देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन, वातावरण की नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं। अगला क्वेश्चन है कि थर्मोफिलिक जीवाणुओं की वृद्धि किस तापमान पर अधिक होती है? तो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो है सबसे अधिक होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैव उर्वरक हैं, तो जैव उर्वरक क्या है? सूक्ष्म जीवों का कल्चर जैव उर्वरक। ठीक है, सूक्ष्म जीवों का कल्चर जैव उर्वरक। अगला क्वेश्चन है, खेती की जाने वाली अधिकतर फसलों के लिए उचित तापक्रम होता है या कितना होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 15 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान कॉमन जो है टेम्परेचर होना चाहिए खेती के लिए। ठीक है। अगर हम सीजन की बात करें, यानी कि रबी की सीजन में कितनी, खरीफ में कितनी, जायद में कितनी, तो अगर बात करें, देखो खरीफ की फसलों में टेम्परेचर 15 से 45 होना चाहिए और रबी की सीजन में फसलों के लिए जो एवरेज टेम्परेचर है 3 से 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फसलों को उगाने में कौन सी पीएच योग्य नहीं है?
तो फसलों को उगाने के लिए जो देखो, जई के लिए 5 से 7 पीएच मान सबसे परफेक्ट होता है। कपास के लिए 6 से 7.5 पीएच पर हम आसानी से खेती कर सकते हैं। सेम की खेती 6 से 8 पीएच पर हम आसानी से कर सकते हैं। आलू की खेती जो है दोस्तों 4.5 से 6.5 पीएच पर हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा योग्य नहीं है? ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 की एजोफिकेशन क्या है? एजोफिकेशन क्या है? तो एजोफिकेशन क्या है? यह है राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकृत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा वातावरणीय नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण की क्रिया को एजोफिकेशन कहते हैं। ठीक है, या एजोफिकेशन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निक्षालन के द्वारा नाइट्रोजन की हानि सबसे अधिक किस रूप में होती है? यानी कि लीचिंग के द्वारा नाइट्रोजन की हानि सबसे अधिक किस रूप में होती है? तो किस रूप में होती है? नाइट्रेट के रूप में। किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 की कौन मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक नहीं है? ठीक है, प्राकृतिक कारक नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो प्राकृतिक कारक कौन सा? हवा भैया प्राकृतिक कारक नहीं है। ठीक है, जबकि टोपोग्राफी एक प्रभावित करने वाला कारक है। सॉइल की एज भी है और पेरेंट मटेरियल ये भी जो है मृदा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। लेकिन हवा जो है प्राकृतिक प्रभावित करने वाला मतलब फैक्टर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में लगभग कितने लाख हेक्टेयर लवणी एवं क्षारीय मृदा का क्षेत्रफल है? ये दोस्तों काफ़ी पुराना डाटा है, तो देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 12.4 लाख हेक्टेयर। आपको ये क्वेश्चन जो है करंट में देख लेना है। अगला क्वेश्चन है कि लवणी मृदा में घुलनशील लवणों की कुल मात्रा कितने प्रतिशत होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लवणी मृदा में घुलनशील लवणों की कुल मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 0.1 से 0.2% तक होती है। अगला क्वेश्चन है क्षार रोधी फसल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर आप लगाइए डबल स्टार कि क्षार रोधी फसल कौन सी है? तो भैया लोबिया। कौन सी? लोबिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी मृदा किस्म अधिकतम क्षेत्र क्षमता रखती है? तो भैया इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी मटियार। कौन सी? मटियार। ठीक है, देखते हैं इसका जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो मटियार का जो क्षेत्र क्षमता कितना है? 22.6%। मटियार दोमट का 21.5, चिकनी दोमट का 19.6 और केवल दोमट का 18.1%। ठीक है, ये पीजीटी 9 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एक समय में बीज एवं खाद की बुवाई एक साथ करने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी फल्टिकम सीड ड्रिल। ठीक है, इसमें क्या होता है मतलब इसमें खाद प्लस बीज दोनों को एक साथ जो है हम बुवाई कर सकते हैं। ठीक है, बीज के साथ हम खाद को भी साथ में बुवाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लाल मृदा में निम्नलिखित में से किन तत्वों की कमी पाई जाती है? तो लाल मृदा में मुख्यतः फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलती है। लाल मृदा मुख्यतः पाई कहाँ जाती है? तमिलनाडु में। अगर यूपी में बात करें तो मिर्ज़ापुर, झांसी में और कुछ क्षेत्र बांदा में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है जैविक उर्वरकों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जैविक उर्वरकों का जो मुख्य कार्य है जैविक क्रिया को बढ़ाना। किसको? जैविक क्रिया को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है नहरों के किनारों वाली भूमि किस प्रकार की हो जाती है? तो नहरों के किनारे वालों की जो भूमि कैसी हो जाती है? लवणी भूमि। कैसी? लवणी भूमि हो जाती है। तो इसमें इसका जो राइट आंसर है आप इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
नहरों के किनारे वाली मृदा मुख्यतः कैसी हो जाती है? लवणीय मृदा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जल भराव की स्थिति में धान की फसल किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करती है? तो भैया इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमोनियम आयन के रूप में जो है नाइट्रोजन प्राप्त करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मृदा क्षरण प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉयल इरोजन का सही क्रम क्या है? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे पहले सीट, फिर रील, फिर गली। ठीक। वैसे देखो जल द्वारा मृदा क्षरण का क्रम क्या? पहले आता है स्प्लाश इरोजन, फिर आता है सीट इरोजन, फिर आता है रील इरोजन, फिर आता है गली इरोजन। लेकिन यहाँ पर जो है आपका स्प्लाश इरोजन नहीं दिया गया था, इसलिए सीट, रील, फिर गली। ठीक है। और सबसे हानिकारक जो इसमें जो होती है वो होती है सीट इरोजन। अगला क्वेश्चन है क्षारीय ऊसर भूमि में धान के पौधे की रोपाई के लिए उचित उम्र कितनी होनी चाहिए? अगर भूमि कैसी है? क्षारीय ऊसर है, तो धान की जो रोपाई है मतलब नर्सरी जो है कितने दिनों की होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 35 से 40 दिन की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मृदा का गहरा रंग लक्षण है किसका? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, उसमें जो है अधिक उत्पादकता का। ठीक है। क्योंकि अगर मृदा का रंग गहरा है तो यानी कि उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो है अधिक है। अगर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक है तो उससे जो है उसमें जो प्रोडक्शन है अधिक मिलेगा। ठीक है। तो उत्पादकता अधिक। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म पदार्थ मदद करता है क्या? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जीवाश्म पदार्थ मदद करता है क्या? तो क्या करता है देखो, मृदा समुच्चय बनाने एवं स्थिर करने में बिल्कुल सही है। मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाने में बिल्कुल सही है। मृदा क्षरण रोकने में ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक अम्लीय उर्वरक कौन सा है? सबसे अधिक अम्लीय उर्वरक कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमोनियम सल्फेट। ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अमोनियम सल्फेट सबसे अधिक अम्लीय उर्वरक है। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला है फर्टिलाइजर दिए गए उर्वरक, फिर इक्वावेलेंट एसिडिटी। ठीक है। किसमें कितनी जो है अम्लता पाई जाती है? पहला है एनहाइड्रस अमोनिया, इसमें जो है 148% या 148, अमोनियम क्लोराइड में 128, अमोनियम सल्फेट में 100, अमोनियम नाइट्रेट में 60, यूरिया में 80 से 84, डीएपी में 77। ठीक है। इक्वावेलेंट एसिडिटी पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अधिकांश फसलों की बढ़ोतरी की गति तब कम हो जाती है और पूर्ण रूप में बंद हो जाती है जब मृदा में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होती है। 4% से कम, 4% से कम। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य कृषि योग्य मृदा की पीएच होती है, यानी कि कॉमन जो है मृदा का पीएच कितना होना चाहिए कृषि योग्य के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6.5 से 8 तक। ठीक है। 6.5 से लेकर अगर मृदा का पीएच 8 है तो वो कृषि योग्य है। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फसलें दी गई हैं और उनका पीएच, कौन सी फसल कितने पीएच पर जो है आसानी से ग्रो की जा सकती है। तो पहले देख सकते हैं मक्का के लिए 6 से 7.5 पीएच, चावल के लिए 4 से 6 पीएच, ज्वार के लिए 6 से 7.5। देखो, ज्वार, गेहूँ, गन्ना के लिए जो है 6 से 7.5 पीएच। ठीक।
चाय के लिए 4 से 6, आलू के लिए 5 से 5.5, ठीक है। अधिकांश फसलों के लिए जो है 6.5 से 7.5 तक जो पीएच सबसे अच्छा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जलोढ़ मृदाएं होती हैं कैसी। तो भैया जलोढ़ मृदाएं कैसी होती हैं, जोनल, ठीक, स्तरीय मृदाएं होती हैं। कैसी होती, स्तरीय, यानी कि जोनल सॉयल होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि मृदा जिनमें 35% बालू, 45% सिल्ट और 20% क्ले हो, वह मृदा क्या कहलाएगी। वह मृदा जो है दोमट कहलाती है। क्या कहलाती है, दोमट कहलाती है। अगला है मृदा जिसका पीएच मान 8.5 से अधिक हो, उससे कौन सी मृदा कहते हैं। तो उसे कहते हैं क्षारीय मृदा, ठीक है। क्षारीय मृदा का पीएच मान कितना होता है, क्षारीय मृदा का पीएच मान जो है 8.5 से अधिक होता है। कितना होता है, 8.5 से अधिक होता है। अगर बात करें अम्लीय मृदा, देखो अम्लीय मृदा का जो पीएच मान है कितना होता है, 7 से कम, ठीक, 7 से कम। लवणीय मृदा का जो है 8.5 से कम, कितना, 8.5 से कम पीएच मान, ठीक है। और फिर लवणीय क्षारीय मृदा, लवणीय क्षारीय मृदा का जो पीएच मान है वो 8.5 से अधिक, ठीक, या 8.5 से कम, और निक्षालन मानक चलो 8.5, ठीक, कितना, 8.5। और क्षारीय मृदा का जो पीएच मान है 8.5 से अधिक, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अम्लीय मृदा का 7 से कम, लवणीय मृदा का 8.5 से कम, लवणीय क्षारीय मृदा का 8.5 से कम व निक्षालन के बाद 8.5 से अधिक, और क्षारीय मृदा का पीएच मान 8.5 से अधिक। अगला क्वेश्चन है 2:1 ट्राइफॉर्मिक फैलाने वाले सिलिकेट क्लेज की धनायन विनिमय क्षमता होती है, कितनी होती है, 80 से 120। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी दोस्तों मात्र 85 क्वेश्चन हुए हैं, जबकि इस टॉपिक में टोटल कितने हैं, 500 क्वेश्चन है। काफ़ी बड़ी मैराथन होने वाली है। अगला है मृदा में जीवाश्म पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने के लिए जीवाश्म कार्बन की मात्रा को किस गुणांक से गुणा करते हैं। तो इसे किससे करते हैं, 1.724 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मृदा विलयन के किस पीएच पर H2PO4 एवं HPO4 की मात्रा समान होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस पर, 7 पीएच पर, ठीक है। देखो 7 पीएच जो है उदासीन होता है, ठीक है। कैसा होता है, उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन है हवा और पानी द्वारा मृदा के एक स्थान से टूटने और दूसरे स्थान पर पहुंचने को क्या कहते हैं। तो कहते हैं इसे मृदा अपरदन, सॉयल इरोजन, ठीक है। हवा और पानी द्वारा मृदा के कण एक स्थान से टूटने और दूसरे स्थान पर पहुंचने को क्या कहते हैं, सॉयल इरोजन कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीवी मृदा में नाइट्रिफिकेशन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस पे लगाइए डबल स्टार, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन कौन करता है, तो नाइट्रोसोमोनास। कौन करता है, नाइट्रोसोमोनास, ठीक। अगला क्वेश्चन है किस शाखा का मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण तथा वर्ण में से संबंधित। क्वेश्चन कहता है कि किस शाखा का मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण तथा वर्ण से है, उसे क्या कहते हैं। देखो मृदा के 2 अप्रोच होती हैं, एक होती है पेडोलॉजी, एक होती है इडिपोलॉजी। पेडोलॉजी में हम मृदा का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, मृदा का ओरिजिन पढ़ते हैं और मृदा का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि मृदा की उत्पत्ति कैसी हुई, मृदा का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं और मृदा का जो है विस्तार पढ़ते हैं। किसके अंतर्गत, पेडोलॉजी के अंतर्गत। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेडोलॉजी। दूसरा होता है एडेफोलॉजी। एडेफोलॉजी में हम पढ़ते हैं मृदा के साथ पौधों का अध्ययन, एडेफोलॉजी, ठीक है।
पेडोलॉजी और डेफोलॉजी दोनों कैसे हैं, ग्रीक वर्ड है। कैसे हैं, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और पेडोलॉजी के जो जनक हैं किसे माना जाता है, आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मिट्टी में CO2 की सांद्रता पाई जाती है कितनी। मिट्टी में CO2 की सांद्रता कितनी पाई जाती है, तो कितनी पाई जाती है, 0.25%, 0.25%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मृदाओं में उच्चतम कार्बनिक पदार्थ होता है किस होरिजन में। तो देखो, अगर सॉयल प्रोफाइल की बात करें तो सॉयल प्रोफाइल में सबसे ऊपर जो है होता है ओ होरिजन, ठीक। ओ होरिजन होता है ऑर्गेनिक मैटर, उसमें सबसे ज़्यादा जो है ऑर्गेनिक पदार्थ पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मृदाओं में उच्चतम कार्बनिक पदार्थ किस में होता है, तो कार्बनिक पदार्थ सबसे ज़्यादा जो है ओ होरिजन में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बोरान की कमी सामान्यतः होती है किन मृदाओं में। तो बोरान की जो कमी दोस्तों आप लोगों को लेटेराइट सॉइल में देखने को मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पीएच माप इसके बारे में एक जानकारी देता है, यानी कि पीएच माप जो है किसके बारे में जानकारी देता है, तो पीएच मान जो है पीएच माप जो है सक्रिय अम्लता के बारे में बताता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, मिट्टी के रंग की माप होती, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस पर लगाइए डबल स्टार, ठीक, कि मिट्टी के रंग की माप होती है किसके द्वारा, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, मसेल कलर चार्ट के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं मुसेल सॉयल कलर चार्ट के द्वारा जो है हम मृदा के मिट्टी के रंग की माप करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी में जैविक पदार्थ की उच्च मात्रा अच्छी नहीं होती है, इसके लिए क्या है, सड़क निर्माण। ये कोई क्वेश्चन फालतू का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी निर्माण किससे प्रभावित नहीं होता। देखो, मिट्टी का निर्माण यानी कि मिट्टी का जो निर्माण यानी कि मृदा का निर्माण जो है कौन प्रभावित नहीं करता, हवा जो है इसे प्रभावित नहीं करता है। जल दोस्तों प्रभावित करता है, टेम्परेचर भी प्रभावित करता है, पेड़ पौधे भी जो है सॉयल के निर्माण को प्रभावित करता है, लेकिन हवा का कोई रोल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, मृदा में अधिकतम क्षेत्रफल धारण करने वाली मिट्टी का समूह कौन सा है। तो देखो, भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है जलोढ़ मृदा। कौन सी, जलोढ़ मृदा, ठीक है। जलोढ़ मृदा एक होती है पुरानी जलोढ़ मृदा, एक होती है नई जलोढ़ मृदा। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि पुरानी जलोढ़ मृदा कौन सी होती है, नई जलोढ़ मृदा कौन सी होती है। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रोटोवीना है क्या है। तो भैया क्रोटोवीना क्या है, क्रोटोवीना एक मिट्टी के पदार्थ पर विष्ट से भरी पशु बिल, ठीक, क्या है, क्रोटोवीना है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी में ताप प्रवाह होता है किसके द्वारा। तो भैया ये होता है चालन के द्वारा, किसके द्वारा, कंडक्शन के द्वारा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत में काली कपास की मिट्टी निकली है किससे। तो भैया असितासम से, ठीक है, किससे निकली है, असितासम से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन को पीएच को 8.2 से अधिक सहन कर सकता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है 8.2 पीएच को सहन कर सकता है। तो भैया इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग दूब घास, ठीक है, कौन सा, दूब घास। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक योग्य है। तो काली मिट्टी दोस्तों कपास के लिए, ठीक है, किसके लिए, कपास के लिए। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः उत्तल ढाल क्या है, मृदा क्षय को कम करना, ठीक।
मृदा क्षय को कम करना। अगला क्वेश्चन है, मृदा का पपड़ीदार होना एक रूप है मृदा के दृढ़ होने का, संरचना का, गठन का, संघनता का। तो दृढ़ होने का एक रूप है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है। अगला है समोच्च मेड़बंदी में आयाम सीढ़ीदार साधन है, सीढ़ीदार साधन है। तो ये है यांत्रिक साधन। कौन सा? यांत्रिक साधन। अगला है आर्थिक एवं व्यवहारिक दोनों दृष्टि से फसल उत्पादन वाली भूमि जानी जाती है। कौन सी? एरेबल सॉयल, ठीक है। कौन सी? एरेबल सॉयल। अगला क्वेश्चन है, फसल पैदा करने की मृदा की छिपी क्षमता को क्या कहते हैं? तो भैया उर्वरता कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलिटी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैल्साइट का सूत्र क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भैया कैल्साइट का सूत्र है CaCO3। क्या है? CaCO3। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र दिए गए, जैसा कैल्साइट कह रहा CaCO3, क्वार्टेज कह रहा क्वार्टेज कह रहा होता है SiO2, डोलोमाइट कह रहा होता है CaMg, CO3 का क्यूब। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है जिप्सम का फार्मूला, ठीक है। जिप्सम का आपका सूत्र याद रखना है। जिप्सम का क्या होता है? CaSO4, ठीक है, 2H2O, ठीक है, 2H2O। ये किसका होता है? जिप्सम का फार्मूला होता है या रासायनिक सूत्र होता है। अगला है मृदा में नमी की अवस्था जिस पर पौधे मुरझाना शुरू कर दें उसे क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। मृदा में नमी की वह अवस्था जिस पर पौधे मुरझाना शुरू कर दें उसे कहते हैं मुरझान बिंदु। क्या कहते हैं? मुरझान बिंदु कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? देखो, जल धारण क्षमता सबसे किसकी अधिक होती है? मटियार दोमट मृदा की, ठीक है। देखते हैं, देखो मटियार दोमट की जल धारण क्षमता 11.9%, चिकनी मिट्टी की 11.3%, बलुई मिट्टी की 5.1 से 6.2% और बलुई दोमट की होती है 7.9%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि मृदा की जल धारण क्षमता अधिक होती है। तो भैया इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी दोमट। संगमरमर है। तो भैया संगमरमर क्या है? कायांतरित। देखो, आग्नेय चट्टान कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। जो चट्टानें होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, ठीक है। तो संगमरमर किसका एग्जाम्पल है? कायांतरित चट्टान का। देखो, कायांतरित चट्टान को हम रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मृदा यूरिया के अपघटन से मिलता है। मृदा यूरिया के अपघटन से क्या मिलता है? तो मिलता है अमोनियम कार्बोनेट। क्या मिलता है? अमोनियम कार्बोनेट। अगला है, जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा होती है कितनी? तो भैया जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा 25% से अधिक। कितनी? 25% से अधिक। कितनी होती है? 25% से अधिक। अगला है, मृदा में किस सूक्ष्म जीव की संख्या सबसे अधिक होती है? तो देखो, मृदा में सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है वो होती है बैक्टीरिया की, ठीक है। किसकी? बैक्टीरिया की। अगला क्वेश्चन है, मृदा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मृदा में सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। कौन सा? ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। देखो, मृदा में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? लगभग 47.2%। सिलिकॉन लगभग 28%, ठीक। कितना?
28 मान लेते हैं, वैसे 28.0 कुछ है, यानी कि 6, ठीक है। और ठीक तो हो गया। तो मृदा में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, जुताई द्वारा भी सुधारा जा सकता है क्या? तो देखो, जुताई के द्वारा हम लवणीय मृदा को भी सही कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो वैसे देखो, लवणीय मृदा को सुधारने के लिए गहरी जुताई करें, सीरा अथवा प्रेसमेंट का प्रयोग करें, हरी खाद व फसल अवशेषों का प्रयोग करें, शैवाल का प्रयोग करें, कार्बनिक खाद का प्रयोग करें, और विशेष रूप से जो है फसल चक्र को जरूर अपनाएं, ठीक है। फसल चक्र को जरूर अपनाएं। अगला है जीवाश्म। जीवाश्म की सक्रियता से क्या होता है? देखो, जीवाश्म की सक्रियता से मृदा में अम्लता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? मृदा में अम्लता बढ़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धूल किस माह में कम गिरती है? तो भैया, धूल जो है जुलाई में कम गिरती है। क्यों कम गिरती है? क्योंकि देखो, जुलाई माह में वातावरण में नमी सबसे ज़्यादा होती है। अगर वातावरण में नमी सबसे ज़्यादा होती है तो वो जो है धूल को सोख लेती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, धूल जुलाई माह में वातावरण में नमी ज़्यादा होने से धूल नमी सोख लेता है, जिससे धूल कम गिरता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मृदा से जल की हानि किस प्रक्रिया द्वारा नहीं होती है? तो क्रिस्टलन द्वारा। किसके द्वारा? क्रिस्टलन द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के अभाव में पौधों की पत्तियां कैसी हो जाती हैं? तो देखो, नाइट्रोजन के अभाव में पौधों की पत्तियां हरी पीली हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? हरी पीली हो जाती हैं, ठीक है। देखते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन वेरी इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन की कमी से पौधे के नीचे की पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती हैं और पत्तियों में वी आकार की हरी हीनता यानी कि क्लोरोसिस हो जाता है, ठीक है। और नाइट्रोजन की कमी से फूल गोभी में बटनिंग डिजीज भी देखने को मिलता है। बटनिंग क्या होता है? देखो, बटनिंग में जो फूल गोभी के फूल जो होते हैं वो बटन के आकार के हो जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की पहचान होती है उसकी। तो देखो, मिट्टी की पहचान होती है उसकी बनावट एवं रंग के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्षारीय मृदा में सोडियम क्लोराइड की मात्रा। तो देखो, क्षारीय मृदा में सोडियम क्लोराइड की मात्रा बहुत कम होती है, नहीं, बहुत कम होती है। अगला क्वेश्चन, मृदा रोग के मानसेल आकलन 2.5 YR प्रदर्शित करता है क्या? तो देखो, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए वर्ण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में मृदा मोनोलिथ द्वारा अध्ययन करते हैं किसका? तो देखो, प्रयोगशाला में मृदा मोनोलिथ के द्वारा मृदा प्रोफाइल का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? मृदा प्रोफाइल का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश भारतीय मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। तो देखो, अधिकांश भारतीय मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा है 1% से कम होती है। कितनी? 1% से कम होती है। अगला है 0.00000001 ग्राम सक्रिय हाइड्रोजन आयन प्रति लीटर वाले पोटेशियम क्लोराइड निस्सार की मृदा पीएच होगी कितनी? तो कितनी होगी? 6 होगी। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः उष्ण कटिबंधीय मृदाओं का सीजन मान होता है कितना? तो 10:1, ठीक है। कॉमन मृदाओं का जो है कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है? 10:1, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, 29, हाँ, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि एक मृदा के संतृप्त निस्सार में 200 ppm कैल्शियम है, तो निस्सार के कैल्शियम की मिली तुल्यांक
सांद्रता होगी, कितनी होगी? तो भैया इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 20 होगी। कितनी होगी? 20। तो दोस्तों आज हम केवल 130 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आगे के क्वेश्चन दोस्तों हम कल डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए जय हिंद।